स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो आज ग्रैंड टेस्ट हुआ है हमारा उसकी की शेयर कर रहा हूँ। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं, कुछ नॉलेज बेस हैं और कुछ कंसेप्चुअल हैं। नॉलेज बेस से मुराद जो कि आपने याद करने होते हैं, जैसे कि बुक के नेम हैं या इकोनॉमिस्ट के नाम हैं, या कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने मेमोराइज़ करना होता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनको मैं डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कार्डिनल अप्रोच थ्योरी मेजर द यूटिलिटी। इसमें क्वांटिटेटिवली यानी कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली यानी कि मिकदार उसको नंबरों की शक्ल में मेजर करती है। एन ऑर्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी कर्व या जिस आईसी कर्व है वो टेंजेंट बनाता है बजट लाइन के साथ, तो उस वक्त हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। नॉर्मली टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि जब हम उसका स्लोप जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी का कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है और लीनियर होता है, यानी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट इकाई ले रहे होते हैं टोटल यूटिलिटी में इजाफा तो हो रहा होता है पर वो डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा होता है। जैसे कि हम टेबल्स में पढ़ते हैं, पहले यूनिट्स की जो मार्जिन यूटिलिटी है 10 है, फिर 8 है एंड 6 है। नॉर्मली जो हमारा टोटल यूटिलिटी फंक्शन होता है वो क्वाड्रिक होता है और जो मार्जिन यूटिलिटी जो फंक्शन है वो लीनियर होता है। तो इस वजह से इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। क्वेश्चन, इफ मार्जिन यूटिलिटी x over px less than margin utility of y py the consumer will। अब ये मैंने जो की आप लोगों से शेयर किया उसमें मैंने गलती से c को हाईलाइट कर दिया था। इसमें हमारा जो b ऑप्शन है वो ठीक है। इसको मैंने सॉल्व इस तरह किया आपकी आसानी के लिए। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x ओवर px लेस देन है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y और पी वाई। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स मैं इस पॉइंट पर हूँ। फॉर प्राइस मैंने एज्यूम की हुई है एक्स की भी 1 और वाई की भी 1 ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। ये लेस देन है और इधर मैं हूँ वाई का 1 यूनिट ले रहा हूँ और इसके 1 2 3 4 यूनिट ले रहा हूँ। तो इधर क्या होगा 8/1, तो 8 ग्रेटर देन है 4 से। अब मैंने इक्विलिब्रियम में रहना है। मैं क्या करूँगा, मैं y के मोर यूनिट कंज्यूम करूँगा। जब y के यूनिट कंज्यूम करूँगा 1 से 2 पर आया तो 6 मार्जिन यूटिलिटी हो गई, क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट पर मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। 3 पर ये क्या आ गया 4। तो जब मैं कंज्यूम करता 3 यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई 4/1 और उसकी पहले ही 4/1 है। तो अब मैं किस में आ गया हूँ, इक्विलिब्रियम पर आ गया हूँ। तो पहले मैं y की 1 यूनिट ले रहा था, अब मैं y के कितने ले रहा हूँ 3 यूनिट्स। तो इसका जो सही जवाब हो गया कंज्यूम मोर आइटम्स ऑफ गुड्स y, यानी कि गुड्स को मुझे y को मोर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसकी मैं और भी ऑप्शन बन सकते थे पॉसिबल कि y को इंक्रीज़ करें और x को डिक्रीज़ करें, यानी कि x अगर मैं यहाँ 6 पर लेकर जाता और इधर से इसके 1 यूनिट और बढ़ा देता, इसका 1 कम कर देता, तो फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकती थी। तो मैंने सी जो ऑप्शन लगाया हुआ था मेरे जहन में यही था कि मैंने इसके कम करने हैं, एक्स के कम करने हैं और वाई के बढ़ाने हैं, पर वो मुझसे टाइपिंग में गलती हो गई। तो अब जो ये मैंने स्टेटमेंट दी हुई है इसके मुताबिक बी क्वेश्चन ही इसका बी आंसर ठीक होगा। इफ़ क्लोज सब्सिट्यूट्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, जाहिर सी बात है जिसके जितने ज़्यादा सब्सिट्यूट्स होंगे उसकी वो मोर इलास्टिक होगा। अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या ऐसी जिसका कोई सब्सिट्यूट्स ही नहीं है तो वो इन इलास्टिक होता है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑफ परचेजिंग पर्टिकुलर कमोडिटी इज इक्वल टू डैश फर्म सेलिंग पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि जो कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो फर्म के टोटल रेवेन्यू होता है, यानी कि जो हम खर्च कर रहे होते हैं वो किसी दूसरे की आमदनी या कुल वसूलियाँ होती हैं। तो इस वजह से टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का जो फार्मूला होता है वो सेम ही होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन रेवेन्यू एंड प्राइस इज एक्सप्लेन बाय the dash
ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जब हम मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला एक हम इस तरह देखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी 1/1 माइनस ई पी, और अगर हम टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इलास्टिसिटी का जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये हमारा टोटल रेवेन्यू, नीचे ये हमारा AR MR इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 लेस देन, जब ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसी कंपैरिजन से ही हम ये फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। तो जो इसने स्टेटमेंट दी हुई है, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज एक्सप्लेन बाय द डैश ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका मोर suitable आंसर। If price elasticity of demand is more elastic, slope of total revenue will be dash and margin revenue will be dash। तो स्लोप पॉजिटिव होगा या इंक्रीजिंग होगा, और जो मार्जिन रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो या पॉजिटिव होगा। कैसे होगा ये देखें जी, ये टोटल रेवेन्यू है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिन रेवेन्यू, यहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया। तो अगर ये टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इधर इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और मार्जिनल रेवेन्यू इधर क्या होगा, पॉजिटिव। इस वजह से इसका ए जवाब होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट फैक्टर लेबर। यानी कि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होती है वो नेक्स्ट इनपुट लगाने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट में चेंज आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन। सिंपल फार्मूला है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, इट्स इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट इज नॉट मैक्सिमाइज। प्रॉफिट किधर मैक्सिमाइज होता है, ये सपोज मैंने इम्परफेक्ट कंपटीशन का बनाया है जहाँ पर MC और MR एक दूसरे को पता कर रहे हैं। अगर मैं इसे आगे पॉइंट पर चला जाता हूँ, इधर MC ग्रेटर हो गया, ये MC है और MR नीचे है, MC ऊपर और MR नीचे। तो MC क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, MR कम है, तो इसका मतलब है यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमारा इसी पॉइंट पर होता है, इधर ही जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो गैप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। एन इंडस्ट्री इज डिक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डैश एज आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज, जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाएंगे जो हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी बेस पर हम इसको डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कह रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन परफेक्ट कंपटीशन एंड इन केस ऑफ शॉर्ट रन, इफ फिक्स कॉस्ट राइजेस, फर्म कंटिन्यूज इट्स प्रोडक्शन बिकॉज राइज इन फिक्स कॉस्ट डज नॉट इफेक्ट, किसको नहीं इफेक्ट करेगी, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। कॉर्टसेनियस की बुक से जब हमने पढ़ा मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर, तो हमने देखा कि शॉर्ट रन में अगर हमारी फिक्स कॉस्ट राइज करती है तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमारी इफेक्ट नहीं होती। यानी कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व है वो इफेक्ट नहीं होता, ना ही वो आउटपुट को इफेक्ट करता है, ना ही वो प्राइसेस को इफेक्ट करता है। अगर कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज कर जाती है तो फर्म शॉर्ट रन के अंदर लॉस बेयर करता रहती है। If market supply is less elastic, then consumer will be proportional of tax। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सप्लाई कर्व आपका लेस इलास्टिक है, इसका मतलब है ये नेसेसिटी गुड है। तो जो वो है हमारा क्या कहेंगे उसे, प्रोड्यूसर, वो ज़्यादा बर्डन शेयर नहीं करेगा कंज्यूमर की तरफ। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व है, ये प्राइस टैक्स लगा, ये सप्लाई का पीछे की तरफ चला गया, टैक्स इतना लगा, सारा रीजन टैक्स है, पर प्राइस के अंदर ये सिर्फ इतना सा इजाफा हुआ है, यानी कि प्राइस में कम इजाफा हुआ है। टैक्स देखें, टैक्स होना यहाँ तक चाहिए था, पर हुआ क्या है यहाँ, जब भी लेस इलास्टिक होगा हमारा सप्लाई कर्व तो कंज्यूमर कम बेयर करेगा टैक्स का प्रोपोर्शन और प्रोड्यूसर ज़्यादा करेगा। तो जो कॉर्टसेनियस की बुक है, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर पढ़ा तो उधर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी।